स्टूडेंट्स, आपके रिक्वेस्ट पर हम एक नया सेशन लेने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको RBSc 10th क्लास मैथ्स पे ब्लूप्रिंट दी थी। ब्लूप्रिंट के बाद स्टूडेंट्स ने डिमांड की, सर आप एक ऐसी वीडियो बनाएं तो हमें लास्ट टाइम पे हमारा पूरे कोर्स का रिवाइज करा सके और इम्पोर्टेंट फार्मूलेस और कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में आप हमें बताएं और ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों RBSc छात्रों को बेनिफिट हो सके। तो मैंने ऐसा विचार किया स्टूडेंट इस सेशन के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, हम सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आप हम डिस्कशन करेंगे कि आपके कितने चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन के बाद प्रत्येक चैप्टर वाइज हम इसका थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, इसको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे कोर्स में इस बार 10th बोर्ड में वैदिक गणित को ऐड किया गया है। इससे पहले लास्ट ईयर जो पेपर थे उसमें वैदिक गणित नहीं थी, वैदिक गणित को ऐड किया गया है। स्टूडेंट, वैदिक गणित के बाद सेकंड है हमारा चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर्स भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड चैप्टर्स की। थर्ड चैप्टर हमारा बहुपद, इसको पोलोनोमिकल्स भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। स्टूडेंट, इस चैप्टर को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर है आपके 4th नंबर पे। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं समांतर श्रेणी, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रूट्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रूट्स ये आपका 6th नंबर का चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री रूट्स। इसके बाद त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऊंचाई और दूरी की, हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद आता है आपके निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, इस सेशंस में हम यहाँ तक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका फर्स्ट यूनिट है वैदिक गणित। वैदिक गणित के बारे में बात करेंगे, वैदिक गणित के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, वैदिक गणित में हम आइए, वैदिक गणित में हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ आएगी। सबसे पहले हमें वैदिक गणित का महत्व, वैदिक गणित का क्या महत्व है। स्टूडेंट, वैदिक गणित का महत्व आपके लिए एक तो आपकी कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए, जो आपकी गणना की स्पीड बढ़ाने के लिए, इसके अलावा सीक्वेंस बनाने के लिए। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं, हम गणित की कुछ संक्रिया की बात करेंगे जो आपके कोर्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक गणित को हम बात करते हैं वर्ग संक्रिया, स्क्वायर ऑपरेशंस भी बोलते हैं। स्टूडेंट, वर्ग संक्रिया को स्क्वायर ऑपरेशन बोलते हैं। वर्ग संक्रिया यानी स्क्वायर करना। स्क्वायर करने के लिए दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं आपके। एक तो है एकाधिकरण पूर्वेन, एकाधिकरण पूर्वेन यानी एक अंक अधिक करते हैं, एकाधिकरण पूर्वेन मेथड से करेंगे, वर्ग करेंगे। और आनुरूपण ये दूसरा मेथड है। स्टूडेंट, ये जानना होगा कि एकाधिकरण पूर्वेन मेथड कब यूज करते हैं, जब चरम अंक यानी इकाई का अंक 5 हो, उस कंडीशन में। जब किसी संख्या में इकाई का अंक कितना हो, 5 हो, उस कंडीशन में हम एकाधिकरण पूर्वेन का यूज करते हैं। अगर चरम अंक 5 नहीं हो तो उस कंडीशन में आनुरूपण का हम यूज करते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको प्रॉब्लम करके बताता हूँ, जैसे एकाधिकरण पूर्वेन, तो उस कंडीशन में आनुरूपण का हम यूज करते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको प्रॉब्लम करके बताता हूँ, जैसे एकाधिकरण पूर्वेन का यूज कब करेंगे। जैसे कोई डिजिट है, संख्या है 15, इसका स्क्वायर करना है, तो इसके लिए हम इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो चरम अंक कितना है, 5 है, इसका स्क्वायर करना है। इसके लिए हम दो खंड बनाएंगे। फर्स्ट खंड में इकाई का अंक कितना है, 5, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 को 5 से स्क्वायर कर देंगे। और दूसरे खंड में एक, इसका एकाधिक कौन सा आएगा, 2, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके कितना है, 25, और 1 को 2 से तो 2, इसको ऐसे लिख देंगे 2, 25, 15 का स्क्वायर हो गया। तो इस मेथड हो गया। अगर स्टूडेंट इसकी जगह 15 का स्क्वायर लिखा, अगर इसकी जगह हम ये नहीं होता, सपोज 5 नहीं होता तो 6 होता, तो क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम इसको कैसे करते हैं। तो उस कंडीशन में हम आनुरूपण का यूज करते हैं। जैसे 16 का स्क्वायर निकालना,
तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, इसको 60 का स्क्वायर निकालेंगे। तो इसके लिए हम 3 ब्लॉक बनेंगे स्टूडेंट, 3 ब्लॉक बनेंगे। फर्स्ट ब्लॉक में, इधर वाले ब्लॉक में इसका स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे। फिर थर्ड ब्लॉक में 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। और जो ये सेकंड ब्लॉक है इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्या करा मैंने। सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक में 1 का स्क्वायर करा, फिर जो थर्ड ब्लॉक है इसमें 6 का स्क्वायर करा, ठीक है। फिर क्या किया, 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है स्टूडेंट, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 12। और इधर क्या आएगा स्टूडेंट आपके 36, 6 का मल्टीप्लाई 36 है। स्टूडेंट इन दोनों को केवल क्या एक एक अंक लेना है। 36 का 6, इसकी जो कैरी होगी 3 आएगा, इस पे लगा देंगे। 12 और 3 कितना जाएगा 15, 15 का 5 देंगे और 1 को इधर लेंगे कैरी के रूप में, हासिल के रूप में। 1 और 1 कितना होगा स्टूडेंट 2। तो आपको 16 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 256। ये एक वैदिक मेथड से है, इसका यहाँ आनुरूपेण फार्मूले से किया है। अगर एकाधिक n में चरम अंक 5 को एकाधिक n से करेंगे, अगर चरम अंक में 5 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आनुरूपेण फार्मूले का यूज करेंगे। स्टूडेंट ये 2 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे क्या हम आगे बात करते हैं घन संक्रिया, इसको क्यूब ऑपरेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट। घन संक्रिया को क्यूब ऑपरेशन बोलते हैं। घन संक्रिया करने के लिए फार्मूला नंबर 1 है सूत्र निकलम। इसको आधार और उप आधार मेथड भी बोलते हैं। आधार बेस और सब बेस मेथड भी बोलते हैं। आधार और उप आधार विधि भी बोलते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं आधार मेथड यानी बेस मेथड, आधार विधि की। आधार विधि से घनफल निकालने के लिए यानी क्यूब ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले संख्या, जो संख्या आपको दी थी उसको लिखते हैं, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं विचलन, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं विचलन। विचलन क्या होता है स्टूडेंट, विचलन इक्वल टू होता है स्टूडेंट, विचलन का फार्मूला होता है, विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस आधार को विचलन बोलते हैं। तो विचलन हम बात कर रहे हैं, संख्या घनफल निकालेंगे, संख्या प्लस सूत्र इसका 2 इंटू विचलन। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे खंड चलते हैं, ये नेक्स्ट खंड में चलते हैं, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट खंड में बात करते हैं विचलन का क्यूब करते हैं। फर्स्ट खंड में आपकी संख्या प्लस 2 इंटू विचलन आएगा, सेकंड खंड में 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और थर्ड खंड में क्या आएगा विचलन का क्यूब आएगा। इस प्रकार से हम घनफल निकालते हैं। विचलन का मीनिंग भी बता रखा है, विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार अथवा उप आधार। जैसे विचलन बता रहा हूँ मैं आपको, विचलन किसे कहते हैं, तो संख्या है 14 और इसका आधार लेते हैं अपन 10। 14 में से 10 लेस करेंगे तो विचलन क्या आएगा स्टूडेंट 4। ये विचलन है। सपोज कोई संख्या 14 है और उसका आधार क्या लेंगे 10, तो विचलन क्या आएगा स्टूडेंट 14 में 10 घटाएंगे, लेस करेंगे कितना आएगा 4। ये विचलन होगा स्टूडेंट। एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, बेस यानी आधार कौन कौन सी संख्या लेते हैं, 10, 100, 1000 इस तरह की संख्या को हम बेस लेते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड है हमारे, नेक्स्ट मेथड उप आधार विधि यानी सब उप आधार विधि यानी सब बेस मेथड भी बोलते हैं। उप आधार विधि सब बेस मेथड में सबसे पहले हमें उप आधार अंक निकालना। उप आधार अंक का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, उप आधार अंक का स्क्वायर करेंगे। फिर इसके बाद संख्या प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे संख्या से प्लस 2 इंटू विचलन। फिर नेक्स्ट खंड ऑब्लिक, नेक्स्ट खंड में उप आधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक नेक्स्ट खंड के लिए विचलन का क्यूब। स्टूडेंट अब आपसे बात करता हूँ उप आधार क्या होता है। जैसे कोई संख्या है आपकी 32, उप आधार का सीधा सा मीनिंग होता है, उप आधार होता क्या है, ये होता है आधार इंटू उप आधार अंक, उप आधार अंक। सपोज स्टूडेंट हम बात करते हैं उप आधार की, उप आधार ले लिया हमने 30,
इस संख्या में आधा होगा 10, क्योंकि आपको पहले बताया कि बेस के लिए 10 100 लेते हैं, तो 10 इंटू उप आधार अंक कितना होगा, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 30 आ जाए, वो है 3। या स्टूडेंट 3 क्या होगा, उप आधार अंक होगा। तो स्टूडेंट उप आधार विधि की बात कर रहे थे। उप आधार विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, उप आधार अंक का स्क्वायर। तो उप आधार अंक कहाँ है, क्या आएगा, यहाँ पर 3 होता है, उप आधार अंक का स्क्वायर। तो यहाँ उप आधार सिचुएशन में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो उप आधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन। फिर नेक्स्ट ब्लॉक में अब आपके उप आधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर इंटू विचलन का क्यूब। नेक्स्ट में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा जो वैदिक गणित के बाद हम बात करते हैं, वैदिक गणित के बाद हम बात करते हैं घनफल हो गया। अब गुणन संक्रिया की बात करते हैं। गुणन संक्रिया में स्टूडेंट 4 खंड आते हैं, 4 खंड आते हैं। सबसे पहले खंड में 2.5 का वर्ग इंटू उसका एकाधिक, फिर द्वितीय खंड में 2.5 का वर्ग इंटू विचलन, तो तृतीय खंड में 3 इंटू 2.5 का इकाई का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट फोर्थ खंड में इकाई का क्यूब आता है। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमें 16 का क्यूब करना है, तो स्टूडेंट हम इसके 4 खंड बनाएंगे। 16 का क्यूब करना इसका हम 4 खंड बनाएंगे। पहले खंड में क्या करेंगे हम, पहले खंड में हम 2.5 का अंक, यहाँ ये तो इकाई का अंक कहलाता है स्टूडेंट, जो सेकंड अंक होता है 2.5 का अंक कहलाता है। इस अंक का क्यूब करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट खंड में इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स को बाद में देंगे, इससे बेटर कि टाइम को देखते हुए मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। सेकंड हमारे वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। स्टूडेंट इस रियल नंबर में एग्जाम पेपर में आपको क्या आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्जाम पेपर में रियल नंबर में क्या आएगा स्टूडेंट, रियल नंबर से एग्जाम पेपर में वास्तविक संख्या में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वास्तविक संख्या होती क्या है। स्टूडेंट जितनी भी संख्या होती है, नेगेटिव संख्या है, पॉजिटिव संख्या, यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक सब वास्तविक संख्या में आते हैं। तो वास्तविक संख्या की बात करेंगे एग्जाम में, एग्जाम पेपर में वास्तविक संख्या से क्या आएगा। स्टूडेंट एग्जाम में आपके जो रियल नंबर है 3 अंक का आएगा, और रियल नंबर से एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है आपके एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ ज्ञात करना स्टूडेंट, एचसीएफ ज्ञात करने के 2 ही तरीके होते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। A = BQ + R, ये फर्स्ट मेथड है इसका एचसीएफ निकालने का। यूक्लिड बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा इसमें से। यूक्लिड विभाजन A = BQ + R। यहाँ A और B स्टूडेंट क्या है, A और B दोनों स्टूडेंट ये धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव धनात्मक, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर जिसे बोलते हैं। और R क्या, आपका शेष फल है, ठीक है, रिमाइंडर पे बोलते हैं इसको स्टूडेंट। तो ये इस मेथड से आपके एचसीएफ फाइंड आउट करना पूछ सकता है। इसके अलावा दूसरा मेथड है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये बहुत सिंपल मेथड है, इससे आपके भी एचसीएफ निकालना पूछ सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, से 10 और 20 का, तो संख्या 10 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप समझ सको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 10 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो 10 के हम फैक्टर करेंगे 2 × 5, और 20 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 5। अब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना। स्टूडेंट एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब होता है एचसीएफ का, और हिंदी में इसे मतलब भी बोलते हैं
इसको निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन हो, यहाँ सब में कॉमन होना चाहिए। ये 2 इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो हम क्या लेंगे स्टूडेंट, यहाँ 2 ले लेंगे। ये 2 ऊपर नहीं आ रहा है इसलिए एक ही बार लेंगे। दोनों में आना कंपलसरी है, सब में आना कंपलसरी है। यहाँ 5 दोनों में आ रहा है स्टूडेंट, तो 5 को हम ले लेंगे। तो 10 और 20 का एचसीएफ क्या होगा स्टूडेंट, 10 और 20 का एचसीएफ होगा आपके एचसीएफ 10 और 20 का एचसीएफ होगा आपके बराबर 10 आएगा। 10 20 का एचसीएफ स्टूडेंट 10 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आपकी वास्तविक संख्या और क्या क्या आ सकता है, आपके यूनिट वाले करने के बारे में बता दिया, ऐसे निकालने का मेथड मैंने अंकगणित के आधार पर करना है, उसका मैं करके बता दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। दशमलव प्रसार के बारे में बताता हूँ। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार के बाद देखिए स्टूडेंट, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार पर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 17/8 ये संख्या है, इसका दशमलव प्रसार करना है लॉन्ग विधि से। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, इस तरह का या आ सकता है आपके दशमलव प्रसार का प्रसार करना, लंबी वजन प्रक्रिया द्वारा दशमलव करना। कैसे करेंगे स्टूडेंट, जो नीचे वाली संख्या 8 ये किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ठीक है, 2 का क्यूब है। अब क्या करें स्टूडेंट, दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए इसको 10 के फॉर्म में 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब है, अगर इसको हम 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो ये नीचे 10 की फॉर्म में आ रही है। अब जब हमें नीचे 5 क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर हमें 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखिए आप, ये कितना गया, नीचे 10 का क्यूब हो गया, 10 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 × 5 और का क्यूब। अब हम ऊपर बात करते हैं 70 × 125, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा स्टूडेंट, जो भी संख्या आएगी से ये 10 का क्यूब हो गया। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, देखो +1 2, इसको हम 17 को 10 और +7 के उसमें तोड़ देते हैं। 10 से इसको करेगा तो कितना आएगा 1, ये आएगा। और इसके बाद इसको 17 से स्टूडेंट इसको थोड़ा बाद में करते हैं। अब आगे चलते हैं, हम कितना आप करना है तरह से। नेक्स्ट समय सीमा को देखते हुए दशमलव प्रसार इस तरह से प्रॉब्लम सवाल आ सकता है आपका। इसके बाद हम बात करते हैं आगे अपरिमेयता को सिद्ध करना। नेक्स्ट कितना, अपरिमेयता को सिद्ध करना। अपरिमेयता से √3, √2, √3, √5 ये 3 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके आ सकता है इस चैप्टर से। अब आगे बात करता हूँ नेक्स्ट चैप्टर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बहुपद। स्टूडेंट बहुपद, नेक्स्ट चैप्टर बहुपद की बात करते हैं। बहुपद से एग्जाम पेपर में क्या आ सकता है, बहुपद, हाँ बहुपद से एग्जाम पेपर में आपके शून्यांक ज्ञात करना है, जीरो फाइंड आउट करना। दूसरा आ सकता है बहुपद और शून्यांक में रिलेशंस। बहुपद और शून्यांक में रिलेशंस आ सकता है आपके। बहुपद और शून्यांक में रिलेशंस क्या होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बहुपद और शून्यांक में रिलेशन क्या होते हैं। ये आपके बहुपद शून्यांक, जो शून्यांक से माना, सबसे पहले आपके कोई इक्वेशन है जैसे अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और बीटा शून्यांक है, इनमें इनका ऐड करेंगे तो किसके बराबर होता है, ये अल्फा बीटा ऐड करने के बाद ये होता है -b/a। इसको समझने के लिए एक इक्वेशन आपको बताना चाहूँगा, x² + bx by + c = 0। x² + bx + c। स्टूडेंट्स ये द्विघात समीकरण कहलाती है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। x² + bx + c = 0। यहाँ a x² का कोफिशिएंट है, a x² का कोफिशिएंट यानी x² का गुणांक है। इसी प्रकार यहाँ b x का गुणांक या
x का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है, अचल से बोलते हैं। इस हिसाब से इस इक्वेशन के जो मूल है, जो शून्याङ्क अल्फा और बीटा है, तो इन अल्फा बीटा का योग का जो संबंध है, अल्फा प्लस बीटा का योग का जो संबंध है वो है -b/a, और इनका जो गुणनफल है, अल्फा बीटा का गुणनफल है, उसका से बोलते हैं c/a। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, इस पे से इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। नेक्स्ट है हमारे दो चर वाले रेखीय समीकरण और असमीकरण। इसे बोलते हैं स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर की प्रश्नावली आपके आ रहे हैं, 12 नंबर का है। इसमें क्या क्या आ रहा है आपके, दो चर वाले रेखीय समीकरण एवं असमीकरण। इसमें फिर आती है समांतर श्रेणी, फिर आती है ये आपके 3, 4, 5, ये 12 नंबर की है, 3, 4, 5 12 नंबर की। इसमें से एक मेजर क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से 6 नंबर का तो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। समांतर श्रेणी, सबसे पहले हम बहुपद के बात की हमने, बहुपद में शून्याङ्क ज्ञात करना आ सकता है, और शून्याङ्क और मूलों में संबंध ज्ञात करना आ सकता है। फिर दो चरों वाले रेखीय समीकरण में आप बीजीय रूप में, दो चर वाले के समीकरण में आपको कोई इक्वेशन का बीजीय रूप हो सकता है, बीजगणितीय रूप, गणितीय रूप हो सकता है। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बीजगणितीय रूप हो सकता है। इसके अलावा आपके इसमें दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म के बारे में आएगा। तो सबसे पहले हमें दो चर वाली रेखीय समीकरण पता होना चाहिए स्टूडेंट। दो चर वाली रेखीय समीकरण होती क्या, ये होती है ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0। यहाँ दो चर, एक x से दूसरा चर क्या है y, ये दो चर वाली रेखिक समीकरण है जहाँ a x का कोफिशिएंट गुणांक है और b y का कोफिशिएंट है, y का गुणांक है, प्लस c ये अचर पद है, इजिकल टू 0। अब दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, युग्म में दो इक्वेशन आएगी, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। और सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए स्टूडेंट a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन होगी स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें 3 कंडीशन है, संगत और असंगत बताने की 3 कंडीशन है स्टूडेंट। ये 3 कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है a/a2, दूसरा b1/b2, c1/c2। एक कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और थर्ड केस है, इसमें तीसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। स्टूडेंट हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में, ये आपकी जो 3 कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन की बात करता हूँ। सबसे पहले इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, इस कंडीशन की। इस कंडीशन स्टूडेंट होता क्या है, इसमें रेखिक समीकरण युग्म असंगत होते हैं। सॉरी, इस समीकरण में रेखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं। इसमें रेखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। फर्स्ट में जो रेखिक समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा। इसके बाद दूसरा है रेखिक समीकरण युग्म असंगत होगा, इसमें असंगत होगा। और तीसरी बात मैं करता हूँ स्टूडेंट, इसमें आपके संगत होगा, लेकिन इसमें समीकरण के एक से अधिक हल आएंगे, असीमित हल आएंगे। इसमें एक ही हल आएगा और इसमें आपके कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट समांतर श्रेणी।
समांतर श्रेणी की बात करते हैं। समांतर श्रेणी में बात कर रहे हैं। एग्जाम में क्या आएगा, आप ये देखिए एग्जाम में क्या आएगा। तो एग्जाम में समांतर श्रेणी में से दो चीज इंपॉर्टेंट है, और समांतर श्रेणी का ही सवाल क्वेश्चन सड़क सुरक्षा से आएगा। समांतर श्रेणी में आप समांतर श्रेणी देखिए, सबसे पहले एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद स्टूडेंट होता क्या है, एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद होता है टी एन इजिकल टू, एनवा पद को टी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम किसी से रिप्रेजेंट कर ले, तो हम बात कर रहे हैं टी एन से, तो ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फार्मूले से एनवा पद निकालते स्टूडेंट। यहाँ ए है प्रथम पद फर्स्ट टर्म, और एन है एन पद का निकालना, जितने पद निकालते हो एन उसका मान आ जाएगा -1 इंटू डी। डी स्टूडेंट सार अंतर। तो इस सूत्र को की सहायता से हम एन पद निकालेंगे। इसके अलावा इसमें एन पदों का योग भी पूछा जाता है स्टूडेंट। एन पदों का योग कहते हैं, एन पदों का योग याद करना। एन पदों का योग कैसे याद करते हैं स्टूडेंट, वो इंपॉर्टेंट चीज है। एन पदों का योग, इसके लिए फार्मूला एस एन। तो एन पदों का सम निकालने से इसे एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सम यानी योग। तो इसका फार्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की सहायता से समांतर श्रेणी में, इस फॉर्मूले की सहायता से समांतर श्रेणी में एन पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। एक और इस फॉर्मूले को एक अन्य मेथड से लिख सकते हैं, n/2। यहाँ पर स्टूडेंट 2a है, इसको तोड़ दें हम, तो a प्लस n-1 इंटू डी। स्टूडेंट इस पूरे का मान वैल्यू l के बराबर होती है। l बराबर ये होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस l। इस फॉर्म में भी ये इस सूत्र को लिखा जा सकता है, इसकी दूसरी फॉर्म है। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे आता है त्रिकोण समांतर श्रेणी हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात स्टूडेंट क्या आएगा, हमें पता होना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात को जानने से पहले सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है स्टूडेंट, इसको जानना होगा। ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं या त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 कोण और 3 भुजाओं को मापना। स्टूडेंट किस शेप या किस आकृति में 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। आप सभी जानते हैं त्रिभुज में, ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। तो त्रिकोणमिति में 3 कोण और 3 भुजाओं को मापना ही, इसको मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति का यूज किस चीज में किया जा सकता है, त्रिकोणमिति का यूज ट्रायंगल पे कह सकता है, त्रिभुज पे कह सकता है। और त्रिभुज भी किस त्रिभुज की बात करते हैं, पर्टिकुलर वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल पर हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में क्या ज्ञात करना है हमें, त्रिकोणमिति में 3 कोण और 3 भुजा को मापना त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति इस पे लागू होती है, त्रिकोणमिति लागू होती है समकोण त्रिभुज पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर लागू होती है। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री में जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी भुजाओं के अनुपात को, साइड के रेशियो को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति रेशियो कहते हैं। इसके साइड के रेशियो को, जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसके साइड के रेशियो को त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ओके सुना, आगे बढ़ता हूं मैं। ये त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं, ये त्रिकोणमिति अनुपात स्टूडेंट संख्या में 6 होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। साइन, कोस, टेन, इसको मैं एक इजी मेथड में आपको बता सकता हूँ। इसको कैसे फाइंड आउट करते हो आप लोग, इसको इधर देखिए। इसको फाइंड आउट करने का तरीका लाल बट्टा कक्का के फार्मूले से, लाल बट्टा कक्का के फार्मूले से हम इन त्रिकोणमिति अनुपात को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया ये वाला L बटा K, यानी लंब बटा कन। लंब बटा कन को बोलते स्टूडेंट साइन थीटा, और आधार बटा कन को, जो सेकंड है इस आधार बटा कन को बोलते स्टूडेंट कॉस थीटा।
और तीसरा है लंब बटा आधार को, लंब बटा आधार को बोलते हैं स्टूडेंट tan थीटा। इसके नीचे इसका रिवर्स इसका नीचे होगा कर्ण बटा लंब को बोलेंगे स्टूडेंट, कर्ण बटा लंब को बोलते हैं, कर्ण बटा लंब को बोलेंगे कोसेक थीटा। और कर्ण बटा आधार को, कर्ण बटा आधार को स्टूडेंट बोलेंगे हम सेक थीटा। और स्टूडेंट हम आधार बटा लंब को बोलेंगे कोट थीटा।